नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित खरे जीसीएल ब्रोकिंग के, रवि देवरा हैं कुमरजी के, सजन अग्रवाल हैं जीरा ट्रेडर हैं, धनंजय राजगोर हैं राजगोर स्पाइसेस के, और पूनम चंद गुप्ता हैं हल्दी ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं मसालों के साथ, क्योंकि मसालों में बड़ी हलचल हो रही है। जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर सबके दाम घटे हैं, गिरे हैं। बड़ी तेज़ी के बाद कुछ कमी आई है। क्या हो रहा है मार्केट में, इस पर पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जीरे की। और सजन जी, आप जरा बताइए कि जब 60, अच्छा लगता है भी हमारा संपर्क सजन अग्रवाल से नहीं हुआ है, लेकिन धनंजय जी आप जरा बताइए, आप तो रिटेल में कामकाज करते हैं सर, कैसी डिमांड है अभी रिटेल में जीरे की? नमस्कार मृत्युंजय जी। रिटेल में जीरा की गणपति फेस्टिवल की बहुत अच्छी निकली है और जीरे के लिए अभी एक ही लास्ट चांस है हमें, दिवाली की गिराकी। दिवाली की के लिए कम से कम 1 महीने को हमको वेट करना पड़ेगा, फिर दिवाली की गिराकी खत्म हो जाएगी, फिर जीरे में नई कोई गिराकी आने वाली नहीं है। तो ये सबसे लास्ट गिराकी होगी इस साल की जीरे की। अच्छा, तो अच्छी डिमांड है, उसके बाद भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं सर? जीरे में लोकल मंडियों की बात करें तो आवके कम है ना। 2-3 दिनों से व्यापार अच्छा आ रहा है। भाव में गिरावट होती है तो आवके कम हो जाती है, भाव बढ़ते हैं तो आवके बढ़ जाती है। नया जीरा आने में 4 महीने बाकी है। अक्टूबर महीने में जीरा एक बार ऊपर जा सकता है और भी, और ये लास्ट हाईएस्ट भाव हो सकता है इस साल का। अच्छा जी, ओके। अच्छा, सजन अग्रवाल भी हमारे साथ ऊंझा से जुड़ रहे हैं। सजन जी, आप जरा बताइए कि क्या हो रहा है जीरे में, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है यहाँ से भाव? सर, अभी जीरे में डोमेस्टिक जो ग्राहकी है वो कमजोर पड़ रही है थोड़ी सी, और एक्सपोर्ट की डिमांड भी काफी कम है। एक्सपोर्ट में व्यापार नहीं के बराबर आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बाजार एक बार रुका हुआ है जीरे के अंदर। और आगे जैसे लग रहा है कि अभी 15 दिन पितृपक्ष के आने वाले हैं, उसके बाद दिशावरी ग्राहकी भी खुलेगी, नवरात्रों की और दीपावली की सीजन आएगी, तो उस समय एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जीरे के अंदर अपने को। कि अच्छा, लेकिन एक बात ये बताइए कि जो बात बीच में हो रही थी कि 70,000 80,000, उसका क्या हुआ? जी, 70,000 होगा, ये पक्का है। कब होगा? उसके ऊपर भी जाए, बहुत जल्दी होगा सर, बहुत जल्दी। अक्टूबर वायदा या नवंबर वायदा 70,000 क्रॉस करेगा। क्या बात कर रहे हैं, किस आधार पे क्रॉस करेगा? डिमांड भी एक्सपोर्ट की है नहीं। एक्सपोर्ट की अभी डिमांड नहीं है, आने वाले फ्यूचर में अभी 2 महीने बाद एक्सपोर्ट की डिमांड भी निकलेगी, डोमेस्टिक की डिमांड निकलेगी। और जितना माल अपने को चाहिए उतना माल अपने पास है नहीं, अपने तो पास फंडामेंटल डिमांड नहीं निकली तो नहीं, 100% निकलनी सर। मैं टोटल दिशावर जितने भी हैं इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट है, हर जगह माल हैंड टू माउथ हो चुका है। आप लोग तो पहले 70,000 करवा रहे थे, 80,000 करवा रहे थे, लंबे वक्त से आप प्रयास में हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, 70,000 अक्टूबर नवंबर ही बोल रहे हैं, बराबर कंटिन्यूअस बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में होगा। अच्छा जी, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। तो अब जरा आप बताइए धनंजय जी, आपके मित्र कह रहे हैं कि 70,000 हो जाएगा, तो आप कैसे जीरा, तो अभी आपको खरीदना पड़ेगा फिर? सर, जीरा अगर 70,000 सज्जन जी जो बोल रहे हैं ना, तो वो अक्टूबर में ही हो सकता है। उसके बाद उसकी आशा छोड़ देनी चाहिए, अगर, क्योंकि उसके बाद जीरे में बिजवाली शुरू होगी। यानी कि समझो ना, सौराष्ट्र का पट्टा या गुजरात का जो पट्टा है, तो नवरात्रि यानी कि 15-10 से 20-10 के आसपास वो जीरे की बिजाई शुरू होगी। उसके 1 महीने बाद राजस्थान की बिजाई शुरू होगी, फिर रिपोर्ट आएंगी, फिर लोगों को पैर ढीले होंगे कि भाई अभी तो जीरा डबल आने वाला है, इतना आने वाला है, और वो हिसाब से फिर मंदी का दौर वापस आ सकता है। तो ये अक्टूबर में तेजी का माहौल बन सकता है। अक्टूबर में तेजी का माहौल बन सकता है। अच्छा, बाकी मसालों में क्या चल रहा है धनंजय जी? आप तो बाकी मसालों में भी डील करते हैं, कोरिएंडर में, टर्मरिक में, धनिया, हल्दी में, वहां पर क्यों गिरावट है? सर, जैसी चाहिए वैसी ग्राहकी नहीं है। टर्मरिक की बात करें, कोरिएंडर की बात करें, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड में टर्मरिक और कोरिएंडर दोनों ही अच्छा प्रोडक्ट है लॉन्ग पीरियड के लिए। लॉन्ग पीरियड के लिए, यस। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मसालों के ऊपर कि मसालों में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा। बहुत शुक्रिया
सजन जी आपका और धनंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता भी हैं हल्दी पर बात करने के लिए। गुप्ता जी आप बताइए सर, टर्मरिक में बड़ी तेजी आई एक बार। पूनम चंद जी आप सुन पा रहे हैं सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हल्दी में क्या चल रहा है सर इस वक्त? हाँ, हाँ, जी बोलें, आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो। पूनम चंद जी हल्दी में क्या हो रहा हाँ है? जी, हाँ जी। हल्दी हल्दी बाजार अभी रुका हुआ है क्योंकि पिछले दिनों जो तेजी आई है उसमें कई व्यापारियों ने काफी माल ले लिया है। वो हेलो। सुन रहा हूँ, बोलें। हेलो। सुन रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ जी। कि उस उन्हें माल खरीद तो लिया है परंतु आशा अनुकाल उनको मतलब सेल्स नहीं हो सका। तो हर काउंटरों पे काफी माल कुछ रुका हुआ है। दूसरा क्या है, ये जो पाउडर के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके पास भी काफी माल स्टॉक हो गया है और जो पुराने स्टॉकिस्ट हैं उनको काफी अच्छा मोटा मुनाफा मिल रहा है। तो उस हिसाब से वो वन साइड बेचवाली के उसमें आए हुए हैं। सेलिंग सेंटरों में भी जो काफी माल पड़ा हुआ है जैसे जयपुर है, दिल्ली है, नागपुर, रायपुर वगैरह, उनको भी वो लोग भी एक वन साइड बेचवाली में है। तो जिस हिसाब से सप्लाई है उस हिसाब से डिमांड नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बाजार नरम होते जा रहा है। परंतु ऐसा लगता है कि सामने व्यवहारिक मांग निकलना चाहिए, वापस जो पुराने भाव से एक टाइम पे आ सकते हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सितंबर में बारिश हुई है उससे क्रॉप को फायदा हुआ है सर, ये बात ठीक है? सितंबर में बारिश तो होना बहुत जरूरी था रिटर्न मानसून का, पर अभी तक नहीं थी। परंतु ये जो 7-8 रोज में बरसात हर सब सेंटरों में हो गई है, उससे जो स्टैंडिंग क्रॉप थी उसको लाइफ मिल गई। उसका एक जो मंदी का कारण है वो भी एक मेजर कारण है। जो बरसात हुई है 5-7 दिन में, उसके वजह से भी बाजार रुक गए हैं और बाजार कुछ मंदी की तरफ रुक है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, टर्मरिक पर बात करने के लिए। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में भी आप देखिए आज ऊपर नीचे होते हुए फाइनली मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के कारोबार में गिरावट बढ़ी थी, उसके बाद रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी 42 रुपये नीचे ग्वार सीट बंद हुआ है और ग्वार का 185 रुपये नीचे। हमारे साथ महावीर मिनी हैं, ग्वार के एक्सपर्ट हैं, ग्वार के ट्रेडर हैं। महावीर जी क्या चल रहा है ग्वार में? ये इतनी कमजोर फसल के अनुमान के बावजूद मार्केट नहीं चल पा रहा है, क्यों? नमस्कार मृत्युंजय जी। अभी पिछले 1 महीने से ग्वार में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे कि आम पब्लिक ने पूरा अगस्त सूखा देख के माल प्लस किया, लेकिन सटोरियों ने उनकी नब्ज पकड़ ली और वो बराबर बेच रहे हैं। तो अब क्या होगा? आज अक्टूबर वायदा 5772 रुपए बंद हुआ है। ये 5750 से 5650 की रेंज के अंदर माल लेना चाहिए। माल लेंगे तो बेचेंगे कहाँ पे, किस भाव पर? बेचना अपने को 7075 के भाव आपको मिड नवंबर दिसंबर के बीच में देखने को मिलेंगे। मिड नवंबर में 7500? हाँ 7500। नोट कर रहा हूँ आपके ऑडियो के साथ, बुलाऊंगा अगर नहीं गया तो। एकदम नोट करिए सर, एकदम नोट करिए। अच्छा, तो आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है मार्केट? क्योंकि मैं खुद एक ग्वार के सेमिनार में था, वहाँ पे क्रॉप बहुत कम बताया गया है। मतलब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत डैमेज है, खास करके जो बरानी बेल्ट है वहाँ तो बहुत ही नुकसान है। और बात ठीक भी है क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा चला गया, उसके बाद भी मतलब उससे पहले से बारिश नहीं हो रही थी। 45-50 दिन ग्वार बेल्ट में बारिश ही नहीं हुई, तो उसके तो बहुत नुकसान हुआ है। क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? इस बार वायदा एकदम उल्टा चला है। हर बार बारिश में बाजार घटता है ग्वार का और बिना बारिश का बाजार बढ़ता है। जुलाई के अंदर पूरे जुलाई भयंकर बारिश रही, उसमें बाजार 5100 से 6600 रुपए कर दिया और अगस्त में पूरा 45 दिन लगभग सूखा निकाल दिया और उसमें 6500-6600 का 5750 कर दिया। तो वायदा एकदम विपरीत चल रहा है। फंडामेंटली जैसे कि आपने भी किसानों से बात की, किसानों ने बोला कि हालात बहुत ज्यादा खराब है खेतों की,
मैंने भी इधर उधर मेरे जान पहचान के जो भी किसान हैं, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। सबकी यही स्थिति है कि लगभग जो जिस लास्ट ईयर जो फसल हुई थी उससे 50% डैमेज है। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मिड नवंबर तक 7500 ग्वार सीड और ग्वारगम ग्वारगम 16,000। 16,000 ग्वारगम और ग्वार सीड 7500 मिड नवंबर तक। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया महावीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर बात करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। रवि जी आप जरा बताइए सर, आज के लिए सोने और चांदी में क्या ट्रेड बन रहा है, क्या करना चाहिए? इंट्राडे में लग रहा है कि सोने और चांदी में जो सेलिंग प्रेशर बना है शायद सेकंड हाफ में भी एक्शन हो सकता है। यूएस ओपनिंग के टाइम थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स को एक बार ध्यान रख ले, अदरवाइज आई थिंक जिस हिसाब से लोअर लेवल से फिर रिकवरी आई है, फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। एमसेक्स गोल्ड में 58,640 तक के प्राइसेस चल रहे हैं। एमसेक्स गोल्ड बेचे, स्टॉप लॉस लगाए 58,820 का, डाउन साइड 58,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और चांदी में थोड़ा उछाल पे 72,200 के करीब बेचे, स्टॉप लॉस लगाए 72,620 का, 71,500 तक के लेवल की उम्मीद में चांदी से कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। सोने और चांदी में आप करें कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिख सकती है। आप एग्री करते हैं खरे जी, आपको भी लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इस भाव पर बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल मिथुन जी, मेरे हिसाब से भी गोल्ड सिल्वर में अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी एक दो दिनों के लिए। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो गोल्ड का सेलिंग का प्राइस है मेरा वो 58,780 के आसपास है। 58,780 का भाव अगर स्क्रीन पर इवनिंग सेशन डेटास के टाइम पे मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। इंट्राडे का टारगेट मेरे को लगता है 58,400 के आसपास तक। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 58,950 का गोल्ड का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे सिल्वर में भी थोड़ा सा उछाल के बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। 72,500 के आसपास अगर सिल्वर मिलता है तो ट्रेडर्स को वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 73,200 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 1 से 2 दिनों तक अगर वेट करते हैं तो 71,000 तक के भाव भी दिसंबर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। 70,000 तक के भाव। ओके ठीक है, क्रूड पर क्या व्यू है आपका आज के लिए रवि जी? कच्चे तेल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त इस भाव पर? जरूर से कच्चे तेल में जिस हिसाब से तेजी थी और 2 दिन से लगातार 7500 के ऊपर रेजिस्टेंस स्पेस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। 7450 के करीब बेचे, 7500 का स्टॉप लॉस लगाए, डाउन साइड 7330 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मुनाफा वसूली का प्रेशर एक इकलौती कमोडिटी है जो सप्लाई के कंसर्न की वजह से वहां पे प्रेशर नहीं आए। शायद लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस यहाँ से रेजिस्टेंस स्पेस कर सकता है और रिस्क रिवॉर्ड सेलिंग साइड फेवरेबल है। नितिन पटेल, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है नितिन पटेल साहब का। पूछिए पटेल साहब। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा सवाल कैस्टर सीड पर है सर। कैस्टर सीड में आने वाले दिनों में क्या आउटलुक रहेगा अभी बाजार कैस्टर में आने वाले दिनों में क्या आउटलुक आप कह रहे हैं कि होगा, बताइए खरे जी, क्या लगता है कैस्टर का आउटलुक आपको? कैस्टर सीड अभी रिसेंट की अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो अक्टूबर वाला लगभग 6162 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। 6200 के आसपास इसमें एक बार बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 6260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे को लगता है प्राइसेस 6050 से लेके 6000 की रेंज अभी शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकते हैं। जी मिथुन जी। ठीक है जी, तो ये राय आपके लिए हो गई, इस पर आप नज़र रखिए। और कैस्टर में आज थोड़ी सी कमज़ोरी है, यूँ आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड ही है, कोई बड़ा एक्शन तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं, कुछ और कॉलर का रुख करेंगे, उनसे हम समझेंगे, उनके सवाल लेंगे और फिर हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले अच्छा, इस बीच सुमित चौधरी गुजरात से जुड़ रहे हैं। पूछिए सुमित जी। सुमित, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ सर। पूछिए सर, सिल्वर मैंने 72,000 पे 72,500 पे 4 नोट बाय किया है। 72,500 में? हाँ, रवि दियोरा जी के पुतले। क्या सिल्वर में आपने बाइंग की है 72,500 में? हाँ, 72,500 में आपने सिल्वर बाइंग की है। ओके, तो बताइए दियोरा जी, क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से 70,200 के करीब मिल जाए तो एक बार वहां पे आपका लॉस 300 पॉइंट का होगा।
वो लॉस बुक कर लें, ज्यादा वेट ना करें। मुझे लग रहा है कि आज या कल मॉर्निंग सेशन में जैसे ये ट्रेजरी का जब तक टेंशन खत्म नहीं होता, सिल्वर में हायर लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ भी यहाँ से 100-200 का उछाल मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बार लॉस बुक कर लेना है। फिर से अगर डाउन साइड 71,000 71,200 के करीब मिलेंगे तो हम वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे, बट इंट्राडे में मेरे हिसाब से लॉस बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं। कुणाल जुड़ रहे हैं उज्जैन से। पूछिए कुणाल जी। सर मेरा सवाल सोयाबीन पे है। सोयाबीन का भविष्य कैसा रहेगा सर? सोयाबीन का भविष्य कैसा रहेगा बताइए खरे जी। सोयाबीन का भविष्य उज्जवल है या कैसा है बताइए। अमित जी, सोयाबीन जैसा कि अभी रिसेंट में जो प्लांट के भाव हैं वो 4850 5000 की रेंज में अभी कारोबार कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी नियर टर्म में बात करूं तो ज्यादा तेजी इसमें प्राइसेस में दिखाई नहीं देती है। 5100 के आसपास ज्यादा से ज्यादा जो है टॉप बन सकता है और यहाँ से प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट ही मेरे को लगता है 4700 4600 की रेंज में हो सकते हैं। तो अगर ये फिजिकल ट्रेडर हैं तो अगर ये स्टॉक करना चाह रहे हैं तो 4500 से 4600 का भाव अगर फिजिकल में मिलता है तो वहां पे एक बार स्टॉक कर सकते हैं और थोड़ा सा 5100 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे एक बार ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। ओवरऑल अभी बड़ी तेजी की उम्मीद जो है सोयाबीन में दिखाई नहीं देती है। बड़ी तेजी की उम्मीद आप कह रहे हैं कि सोयाबीन में अभी नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं है, क्या कहा करें जी आपने? तेजी की उम्मीद है या नहीं है खरे जी? हाँ जी बोलिए। आपने क्या कहा? तेजी की उम्मीद नहीं है अभी सोयाबीन में? अभी हाँ, शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे कुछ और कॉलर का, लेकिन उससे पहले मेटल में रवि जी अगर आज के लिए कोई ट्रेड लेना हो पूरे बेस मेटल में तो आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? बेस मेटल में ट्रेंड थोड़ा मिक्स है। पर्टिकुलर एक कमोडिटी है जहाँ पे पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया, वो एल्यूमिनियम है। क्योंकि एल्यूमिनियम के इतने फंडामेंटल कोरिलेशन चाइना के साथ नहीं है, बेसिक वहां पे कोरिलेशन जिंक एंड कॉपर का है, वहां पे मुनाफा वसूली का ट्रेड जारी है। मैं 2 ट्रेड की सलाह दूंगा। पहला एल्यूमिनियम रहेगा। एल्यूमिनियम में 205 के करीब बाइंग का रुख रखे, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा, 210 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आने की उम्मीद है। वहीं जिंक में मुझे लग रहा है कि ये जो उछाल आया है 20-30 पैसे का जो उछाल अभी दिख रहा है वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। 225 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 227.20, 221 तक के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिंक में बेच के वहीं एल्यूमिनियम में बाय करके ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र है। पूछिए राजेंद्र जी। क्रूड ऑयल में 7550 का सी लिया था तो उसका ट्रेंड कैसा रहेगा अभी? 7550 का? हाँ बताइए रवि जी। अच्छा ट्रेड है। 7550 का पी आप अभी तो मुनाफे में ही रहेंगे। मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए ये पूरा ऑप्शन को। यहाँ से नीचे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दे। मुझे लग रहा है कि नेचुरल क्रूड के प्राइसेस में डाउन साइड 7300 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो आपके यहाँ से 78 रुपीज तक के उछाल अभी भी ये ऑप्शन में मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अभी भी आप प्रॉफिट में, फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप होल्ड करें आपके कोस्ट के स्टॉप लॉस के साथ। अभी यहाँ से 101 पॉइंट की गिरावट आपके क्रूड प्राइसेस में और आपका इन मनी ऑप्शन है तो वहां 78 पॉइंट तक की उछाल देखने को मिल सकते हैं और फेवरेबल ट्रेड हो सकता है। ओके, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि आपको अभी क्या करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ पर नज़र डालते हैं कि वहाँ पर किस तरह की हलचल है और आपके लिए ट्रेड क्या बन सकता है। नेचुरल गैस में मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, मतलब दिन के कारोबार में थोड़ी सुस्ती थी, अब थोड़ी गिरावट बढ़ रही है, 2% के आसपास की नरमी है, 213 के नीचे आया है। बताइए खरे जी, क्या लगता है एनजी में अभी? नेचुरल गैस के प्राइसेस में अभी 2 से 3 दिनों में हमने देखा कि प्राइसेस लगभग 240 के आसपास थे और भी करेक्शन का दौर इसमें चल रहा है। 212-80 के आसपास अभी प्राइसेस चल रहा है। मेरे को लगता है 208 का लेवल अगर ये होल्ड करता है तो इसमें वापस फिर से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि 222 रुपए तक हो सकता है। तो 210 के करीब इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 208 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, जो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है और 220 से लेके 222 तक के टारगेट इसमें रख सकते हैं। जी मतलब 220 से 222, 210 के करीब बाय, 208 का स्टॉप लॉस, 220 से 222 तक के टारगेट। अच्छा जी, ठीक है, तो ये इस पर आप नजर रखिए। इस पर 2% के आसपास की गिरावट दिख रही है। नेक्स्ट कॉलर सुनील तिवारी हैं। पूछिए तिवारी जी। सर क्रूड ऑयल पे पूछना था। हाँ पूछिए।
तो क्रूड ऑयल ऑप्शन में 7400 का कॉल है। 7400 की कॉल आपने ली है, किस भाव पर? सर लिए 297 पे। 297 पे। बताइए खरे जी, क्या करना चाहिए इनको? क्रूड ऑयल में जैसा कि मैं अभी करंट में देख पा रहा हूँ, एक टॉप जो है इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने सी जैसा कि मैंने सुना है बाय करी है, तो वहां से इनको एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है प्राइजेस यहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास गिरावट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। 7330 के आसपास प्राइजेस जब भी स्क्रीन पे मिलते हैं, तो वहां पे ये 7300 के कॉल लेके चल सकते हैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अभी इनको जो है मौजूदा भाव पे इसमें सी से एग्जिट होना चाहिए जी। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऑप्शन पर कि ऑप्शन में आपको कच्चे तेल में अभी करना क्या है और किस तरह का ट्रेड आपके लिए इसमें बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ को देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है इस वक्त। और आप देखिए कि पूरा जो एग्री पैक जिसके ऊपर अभी हमने चर्चा की, एक दबाव का माहौल बना हुआ है। रवि जी, आप जरा बताइए कि आपकी फेवरेट कमोडिटी अभी एग्री में कौन सी है और उसमें क्या स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं? डेफिनेटली अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द एग्री बास्केट प्रॉब्लम है। मींस वहां पे लगातार मुनाफा वसूली, वो ऑयल सीड्स हो, एडिबल ऑयल हो, सारे में, शुगर के अलावा सारे कमोडिटीज में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। डिमांड एक मेजर फैक्टर है। मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है उसमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस में नेगेटिविटी फैक्टर इन हो चुकी है। यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा कॉल 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए गुआर पैक पे होगा। मुझे लग रहा है कि ये बॉटम बनाने के काफी कम करीब है। 5700 का मुझे बॉटम दिख रहा है। अगर प्राइसेस 5740, 5730 के करीब मिल जाता है, 5600 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में बाय कर ले। गुआर सीड का टारगेट मेरा रहेगा 6000 का। और कपास खली, वहां भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छी उछाल कॉटन कॉम्प्लेक्स में दिख रही है। वहां पे चाइना थोड़ा बाइंग मोड में आया है और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट 88 के करीब स्टेबल है, तो कपास खली में आप बाय करें। वहां पे 2590 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे बाय करें आप विद स्टॉप लॉस ऑफ 2550। अपर साइड 2680 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो दोनों कोकोड मींस कपास खली और गुआर सीड दोनों में गिरावट है और दोनों में कॉन्ट्रा कॉल की सलाह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर हितेश है, पूछिए हितेश जी। जी सर, मेरा सवाल सर हल्दी पे है। सर मद्दी आ रही है, तो सर मद्दी में सेलिंग बता रहे हैं, तो सर क्या करें, खरीदे या बेचें? यहाँ पे हल्दी में तेजी बता रहे थे पहले, हाँ, अब मंदी बता रहे हैं। अब मंदी में मंदी बता रहे हैं। अब जो हमने ट्रेड ले रखा उसका क्या करें? हाँ खरे जी बताइए, ये शिकायत है इन लोगों की, आप लोग तेजी में तेजी बोलते हैं, मंदी में मंदी। जी मिथुन जी, मेरी सलाह इनको रहेगी कि 13,500 रुपए का स्टॉप लॉस एज पर अक्टूबर वायदा हल्दी इनको लेके चलना चाहिए। इनकी बाइंग की पोजीशन है तो 13,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि एज पर चार्ट जो कि रिसेंट में दिखाई दे रहा है, 13,500 रुपए के नीचे अगर प्राइजेस जाते हैं तो नीचे में 11,800 तक के भाव भी हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए सलाह रहेगी 13,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। वो अगर जाता है तो नीचे में 11,800 के आसपास ये वापस फिर से खरीदारी कर सकते हैं। जी मिथुन जी, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।